हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स और इसके लीगल प्रोविजंस। ठीक है, लीगल प्रोविजंस में इससे पहले के जो लेक्चर्स हमने पढ़े थे उनके अंदर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में बातें हो चुकी हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब होता है अनुबंध करने की क्षमता, यानी कि जो भी पार्टीज़, जो भी पक्षकार एक अनुबंध में साझेदार होते हैं, अनुबंध में भाग लेते हैं, उनके अंदर अनुबंध करने की क्षमता है या नहीं। क्लियर। यहाँ पर जो आपकी बात बताई जा रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि केवल 3 तरह के लोग जो होते हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है, यानी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं माना जाता है। जिसमें एक तो होता है माइनर। माइनर मतलब वो हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसको माइनर माना जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग उसको एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता। क्लियर। दूसरा होता है एक अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड पर्सन का मतलब होता है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। अस्वस्थ मस्तिष्क जिस व्यक्ति का दिमाग ये नहीं सोच सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, इसमें मुझे सहमति देने से कौन से बेनिफिट, कौन से लॉसेज होंगे, वो उसको सेंस ही नहीं पता उस चीज़ का, उसको हम अनसाउंड माइंड पर्सन कहते हैं। और इस तरह के लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं माना गया है। क्लियर। तीसरा, कुछ खास लोग, कुछ स्पेशल कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनको जो आपका कोर्ट है या फिर लॉ है वो कॉम्पिटेंट नहीं मानता, उनको क्लियरली डिसक्वालीफाई किया गया है। किसके लिए? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जैसे आपके एक जेल में बंद जो क्रिमिनल होता है, कैदी होता है, उसको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता। इसके अलावा एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा राष्ट्रपति, इसके अलावा राज्यपाल या कोई राजदूत जो हमारे एम्बेसडर होते हैं, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक माइनर से रिलेटेड प्रोविजंस। और माइनर से रिलेटेड प्रोविजंस में लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पहला प्रोविज़न पढ़ाया था। प्रोविज़न क्या था कि माइनर से किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टार्टिंग से ही कैसा होता है? वॉइड होता है। और इस चीज़ के लिए मैंने आपको जो केस जो रेफरेंस दिया था वो था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है, उस केस के थ्रू ये डिसीजन दिया कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि यहाँ पर माइनर से किया गया कोई भी किसी भी टाइप का एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही कैसा होता है? वॉइड होता है। ठीक है, तो पहला जो आपका प्रोविज़न था वो ये था। नंबर सेकंड हम बात करेंगे। नंबर सेकंड बात हमें है एग्रीमेंट फॉर फुलफिल नेसेसिटीज़ ऑफ ए माइनर इज़ वैलिड। ध्यान रखना है, वैसे तो कोई भी माइनर, कोई भी अवयस्क व्यक्ति किसी भी तरह का सौदा, किसी भी तरह का लेन देन या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने संबंधी कोई भी किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ऐसा लॉ में बताया गया है। लेकिन अगर मान लो उसने या उसके किसी गार्जियन ने उसकी तरफ से किसी तरह की नेसेसिटी, जो उसके आवश्यकताएं हैं, जो जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी होती हैं, उनके लिए कोई खर्चा किया है, तो उस खर्चे को चुकाने के लिए वो माइनर लायबल होगा। मतलब उसकी तरफ से किया गया वो एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, उसको आप वॉइड नहीं मानेंगे। नेसेसिटीज़ में हम फूड ले सकते हैं, क्लॉथ्स ले सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं। शेल्टर का मतलब होता है छत्र छाया, यानी कि मकान आपका। इसके अलावा हम किसी तरह का फ्यूनरल ले सकते हैं, कोई मर गया उसका अंतिम संस्कार करना है उस चीज़ को लेके, या फिर आप मेडिकल सर्विसेज को ले सकते हैं। ये सारे के सारे काम आपके नेसेसिटीज़ के अंदर बताए गए हैं। इन चीज़ों को लेके अगर मान लो कोई माइनर कोई एग्रीमेंट करता है, तो जो बंदा दूसरा उस माइनर से एग्रीमेंट कर रहा है, उस माइनर की प्रॉपर्टी में से इन सब की चार्ज वो ले सकता है, इन सब का पेमेंट वो ले सकता है। क्लियर। तो इस तरह से जो आपका ये एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा? वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे
अगला पॉइंट जो है आपका वो ये है कि नंबर 3, नो एनी माइनर कैन बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप बट फॉर मेक participation he may be a partner by the consent of another partners। एक्चुअल में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के उस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइनर के बारे में कि माइनर जो होता है वो कभी भी एक पार्टनर नहीं हो सकता। एक्चुअल में क्या होता है, हमने बिजनेस के ढेर सारे टाइप्स पढ़े हैं और उन टाइप्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी किसी प्रकार का जो एक अवयस्क व्यक्ति होता है वो एक लीगल बिजनेस के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके अंदर आप क्या नहीं बन सकते, एक ऑनर नहीं बन सकते। जैसे कंपनी के अंदर ऑनर नहीं बन सकते, ऐसी पार्टनरशिप में भी आप ऑनर नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अदर पार्टनर्स की कंसेंट से किसी भी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए जो पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर हैं वो इसके लिए सहमत हैं, वो को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे उसको हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। क्लियर। नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 पर ए माइनर कैन बिकम एन एजेंट बट फॉर हिज एक्ट्स द प्रिंसिपल विल बी लायबल। यानी कि कोई भी जो माइनर होता है वो किसी भी प्रिंसिपल का, किसी प्रधान का एक एजेंट बन सकता है। यानी कि आप किसी भी अवयस्क व्यक्ति को एक एजेंट बना सकते हैं, क्योंकि एजेंसी रिलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी नहीं है। एजेंसी रिलेशन केवल एग्रीमेंट से ही हो जाता है और एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बने, ये एक अपने आप में वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बनना ही चाहिए। जैसा कि आपको पता है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन माइनर के साथ एग्रीमेंट हो सकता है। और कोई भी एजेंसी रिलेशन जो होता है वो केवल एग्रीमेंट के थ्रू ही एक्सिस्टेंस ले लेता है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि एक माइनर जो होता है वो क्या बन सकता है, एजेंट बन सकता है। लेकिन वो जो भी काम करेगा, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, माना कि उसने कोई डील की जैसे सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ, तो इस नुकसान को भरने के लिए जो प्रिंसिपल है वो उस एजेंट को लायबल नहीं बना सकता, उसको प्रिंसिपल की जिम्मेदारी रहेगी और प्रिंसिपल ही अपनी क्या करेगा, लायबिलिटी को चुकाएगा। क्लियर। नंबर 5 पे हम बात करेंगे इफ एनी माइनर मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट by false representation then he will not be liable। भाई देखो हुआ क्या, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अगर किसी माइनर ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया फॉल्स रिप्रेजेंट करके, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि भाई मैं तो कैसा हूँ, मैं एडल्ट हूँ, और उसने अपने आप को एडल्ट बताकर फॉल्स रिप्रेजेंट करके क्या कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और उससे सामने वाली पार्टी को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ऐसी कंडीशन में भी जो आपका माइनर है उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसको इस चीज़ के लिए आप लायबिलिटी नहीं मानेंगे कि उसको जो कंपेंसेशन है वो देना पड़े। यहाँ पर झूठ बोलकर भी अगर मान लो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तब भी उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, ऐसा रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 6 पर
इफ ए एडल्ट makes a contract with a minor, then he cannot takes compensation or the property from minor। यानी कि अगर मान लो कोई अडल्ट पर्सन किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, तब यहाँ पर जो एडल्ट पर्सन है वो ना तो माइनर से कंपेंसेशन ले सकता है और ना ही जो उसने अपनी प्रॉपर्टी या असेट उसको दी है उसको वापस मांग सकता है। ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ के लिए रिलैक्स किया गया है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा एक माइनर को। इसके अलावा हम बात करेंगे नंबर 7 पर, ए माइनर विल बी लाइबल फॉर ए क्रिमिनल अटेम्प्ट। भाई आप सोच रहे हो कि माइनर को तो लॉ के अंदर काफ़ी सारे रिलैक्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो कुछ भी करेगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई भी माइनर कोई भी क्रिमिनल अटेम्प्ट करता है, यानी कि उसने ज़बरदस्ती किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ मारपीट कर दी, या ज़बरदस्ती किसी की कोई प्रॉपर्टी जो है उसको डैमेज कर दिया, इस कंडीशन में वो लायबल होगा और उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में उस पर वही सारे सेक्शंस अप्लाई होंगे जो एक अडल्ट के ऊपर होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से किसी भी क्रिमिनल अटेम्प्ट के अंदर वो जो है माइनर वो कैसा होगा, लायबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 8 पर। नो एनी पेरेंट्स विल बी legally liable for the acts of minor। देखो, माइनर ने किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसमें उसको ही नुकसान हुआ, माइनर को ही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो उस कंपेंसेशन को या उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाता है तो जो सामने वाली पार्टी है वो उसके पेरेंट्स के ऊपर इसको क्या करेगी, लायबल मानेगी। नो, ध्यान रखना है आपको, अगर कोई भी माइनर किसी भी तरह का कोई भी एक्ट करता है और उस एक्ट से नुकसान होता है तो उस नुकसान को भरने की कोई जिम्मेदारी लीगली किसकी नहीं बनती, पेरेंट्स की नहीं बनती। हाँ, वो अपने हिसाब से अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला जो पक्षकार है वो उन पेरेंट्स को लीगली लायबल नहीं मान सकता, यानी कि पेरेंट्स की, माता पिता की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी अगर माइनर कोई उल्टा सीधा काम करके आता है तो। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 9 पर। If any minor makes an agreement related to marriage before attaining adult age, इट विल बी वॉइड। सिंपल बात यहाँ पे बता रखी है कि अगर मान लो कोई माइनर एक एग्रीमेंट करता है, किसका, शादी का। भाई मान लो कोई अवयस्क व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसने किसी लड़की को प्रॉमिस कर दिया क्या मैं ही तुझसे शादी करूँगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये जो आपका एग्रीमेंट है ये वॉइड होगा, क्योंकि उसने बिफोर जो एडल्ट एज है उसको अटेन करने से पहले, उसको प्राप्त करने से पहले क्या किया है, ये एग्रीमेंट किया है। तो इस तरह का एग्रीमेंट क्या होगा, आपके पूरी तरह से वॉइड माना जाएगा। तो इस तरह के आपके प्रोविजंस माइनर से रिलेटेड बनते हैं। जैसे एक कंपनी के अंदर आपका कोई माइनर जो होता है वो क्या नहीं बन सकता, किसी भी तरह का मेंबर नहीं बन सकता।
इसके अलावा आप किसी भी माइनर को क्या नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ध्यान रखना है आपको। कोई भी लॉ इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि कोई अवयस्क दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया घोषित, इंसॉल्वेंसी जो डिक्लेयर होती है वो केवल एक वयस्क व्यक्ति पर ही होती है, तो ये चीज़ इस पे लायबल आप इस पे एप्लीकेबल आपकी नहीं होती। तो इस तरह से जो आपके प्रोविजंस है वो माइनर को लेके बनते हैं। इसके अलावा जो दो आपकी कैटेगरीज और हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।